Professor Rakesh Mishra. I welcome you all to JK Shah classes. By qualification, I am a chartered accountant. I have been teaching law since more than 12 years. आपका पेपर 4 और पेपर 6D ये दो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ फाइनल सीए में. बिफोर स्टार्टिंग विद दिस एनालिसिस, आज जैसे कि मैं आप लोग देख रहे हो, मैं मई 21 दैट इज जो आपका जुलाई 21 में एग्जाम हुआ था उसका एनालिसिस करने वाला हूँ. बट बिफोर स्टार्टिंग विद एनालिसिस दो तीन चीजें इस पेपर का जो सिग्निफिकेंट पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ. पहला कि ये जो पेपर आपका आया था, ये पेपर इस बार का लेंदी पेपर था. तो अगर आप देखने जाएंगे तो नॉर्मल जो साइज होते हैं 3 मार्क के 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए, उससे ये रिलेटिवली थोड़ा बड़े क्वेश्चन थे कुछ. बट इस पेपर में एक एडवांटेज ये भी था कि काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो पास एग्जाम से रिपीट होके आए थे. तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बताऊंगा पेपर कैसे अटेम्प्ट करना था इसको, एंड इसके लिए आप किस प्रकार का प्रिपरेशन कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस. इसमें पहला जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं, दिस क्वेश्चन इज व्हाट. सो दिस क्वेश्चन इज इनोवेटिव इंटेलिजेंस लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, proposed to pay the following managerial remuneration commission at the rate of 5% of the net profit to MD Mr. Sharma. मतलब जब ये आप पहला ही लाइन देखते हो तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा कि इन लोग 5% देने की बात कर रहे हैं एमडी को. मतलब ये आपके मैनेजरियल रेम्यूनरेशन चैप्टर से आया है, जिसको आप चैप्टर 13 कह सकते हैं. चैप्टर 13 कह सकते हैं. उसमें सेक्शन 197(1) का हिस्सा है ये, एंड इट इज फ्रॉम अ सेकेंड, इट इज अ सेकेंड प्रोवाइजो. यहां से था, अब सुनिए, यहां से था ये. और हमें पता होगा कि अगर कंपनी में एक मैनेजरियल पर्सनल है तो कितना दिया जा सकता है 5%, और एक से ज्यादा है तो 10%. सो इट इज वेल विद इन द लिमिट. अगर कंपनी में 1 MP है तो 5% दे सकते हो, तो इट इज अलाउड. 1 MP है तो 5% इज अलाउड. तो आपको ये प्रोविजन और ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखना था. फिर दूसरा जो क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आपका पास एग्जाम क्वेश्चन आया है, एग्जैक्टली पास एग्जाम क्वेश्चन आया है. तो जो बच्चों ने मेरा टेक्स्ट बुक रीड किया होगा तो दे मस्ट हैव फाउंड कि ये क्वेश्चन आंसर्स में भी डला हुआ था. तो द डायरेक्टर्स अदर देन एमडी आर प्रपोज टू पे मंथली रेम्यूनरेशन ऑफ 2,50,000. सी लैंग्वेज क्या लिखा है, द डायरेक्टर अदर देन एमडी. इसका मतलब हुआ ये अदर डायरेक्टर्स को देने की बात कर रहे हैं. अच्छा, अदर डायरेक्टर्स को इन लोग कितना अमाउंट देने की बात कर रहे हैं, 2,50,000 एंड ऑल्सो कमीशन एट द रेट ऑफ 1%. और बोलते दोनों मिला के कितना परसेंट हो रहा है, शैल नॉट एक्सीड 2%. तो अदर डायरेक्टर्स को कहीं ना कहीं 2% कमीशन देने की बात हो रही है. अच्छा आप याद करो, अदर डायरेक्टर्स के लिए हमने क्या पढ़ा है कि अगर कंपनी में मैनेजरियल पर्सनल है तो उन्हें हम कितना दे सकते हैं 1%, और नहीं है तो 3%. अब इस क्वेश्चन में साइलेंट है, इन्होंने बोला नहीं है मैनेजरियल पर्सनल है या नहीं है. तो आपके पास दो चॉइसेस है आंसर रखने का. चॉइस नंबर 1 कि क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं बोला अदर देन एमडी, तो कहीं ना कहीं हिंट दिया है कि एमडी भी होगा कंपनी में, हम अदर डायरेक्टर्स को 2% देना चाहते हैं. तो इस सिचुएशन में आपको क्या लिखना पड़ेगा कि अगर कंपनी में एमपी है तो आप कितना दे सकते हो, 1% मैक्सिमम, और 2% देने के लिए एसआर पास करना पड़ेगा. और आप एक नोट भी डाल सकते हैं इसमें कि इफ देयर इज नो मैनेजरियल पर्सनल इन द कंपनी, इन दैट सिचुएशन वी कैन पे 2% विदाउट एसआर. बिना एसआर के हम पे कर सकते हैं. तो ये दोनों प्रोविजन, वेदर देयर इज अ एमपी और देयर इज नो एमपी, ये दोनों एजम्पशन करके आप इसका आंसर लिख दोगे तो आपका एकदम सेफ आंसर हो जाएगा. तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप ऐसे डाल सकते हो कि अदर डायरेक्टर्स को हम पे करना चाहते हैं 2%. इफ देयर इज नो एमपी देन इन दैट सिचुएशन इट कैन बी पेड विदाउट एसआर. हाउएवर if there is a MP then the maximum limit is 1%. So to pay 2% we have to pass special resolution. ठीक है, so ये डिस्कशन हो गया अपना. नेक्स्ट पॉइंट, the board of directors of UN Limited, which is an MNC comprising of directors which are Indian as well as foreign national. Mr. X, who is a director of the board, is very often on the business tour. He approach you being a legal experts of the company under Companies Act फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर. मतलब ऑल्टरनेट डायरेक्टर के रिलेटेड सेक्शन था, तो ये सेक्शन 161 सब सेक्शन 2 से आया है. अब ये क्या बोल रहे हैं कि हम लोग ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं क्या. तो यहाँ पे ये जो मिस्टर एक्स है ना, इसके लिए हम लोग ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं. तो इसमें जो पहला पॉइंट दिया बोला नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर विच अ पर्सन से मिस्टर वाई कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर. तो मिस्टर वाई कितने लोगों के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है. सुनो, इसमें आपको दोनों पॉइंट लिख दो. पहला पॉइंट आप ये लिख दो कि अ पर्सन कैन बिकम ऑल्टरनेट डायरेक्टर फॉर ओनली वन डायरेक्टर इन दैट कंपनी. मतलब आप सेम कंपनी में दो लोगों का ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकते हो. ठीक है,
अगर एक कंपनी है तो उसमें आपको एक ही डायरेक्टर का आप क्या बन सकते हो, ऑल्टरनेट डायरेक्टर। अच्छा मैं एक चीज क्लेरिफाई कर दूं, वैसे आप लोग पढ़ के रखे तो आपको मालूम होगा कि अ पर्सन कैन बिकम ऑल्टरनेट डायरेक्टर फॉर टू डायरेक्टर्स इन द डिफरेंट कंपनी। दो अलग अलग कंपनी में आप दो अलग अलग लोगों के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन सकते हो, लेकिन सेम कंपनी में, फॉर एग्जांपल रिलायंस, रिलायंस में आप एक डायरेक्टर के लिए ही ऑल्टरनेट बन सकते हो, दो के लिए नहीं बन सकते हो। मतलब मिस्टर वाई, ये जो कंपनी है, क्या नाम दिया इस कंपनी का क्वेश्चन में, यूएन लिमिटेड, यूएन लिमिटेड में किसी भी एक डायरेक्टर का ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता है। तो ये पॉइंट अगर आप लिख दोगे तो आपका मार्क्स मिल जाएगा। अच्छा, इफ मिस्टर वाई इज अपॉइंटेड एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ डायरेक्टर हुज टर्म इज इंडेफिनिट, तो क्या होगा, मतलब मिस्टर वाई को, और उसका टेन्योर क्या होगा वाई का, तो अगर वाई अपॉइंट हो रहा है किसी ऐसे डायरेक्टर के लिए जिसका टर्म इंडेफिनिट है, तो क्या होगा, ये तो याद होगा अपन ने पढ़ा था कि मिस्टर वाई कब तक कंटिन्यू करेगा, जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया में नहीं आ जाता है, या तो ओरिजिनल डायरेक्टर अगर डिस्क्वालीफाई हो जाता तो भी मिस्टर वाई का टर्म खत्म हो जाएगा, अगर ओरिजिनल डायरेक्टर अगर मिस्टर वाई खुद का डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट करा तब तो ऑब्वियसली छोड़ के जाएगा। बट दो सिचुएशन आप यहाँ पे लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। नंबर वन सिचुएशन, मिस्टर वाई विल कंटिन्यू टिल ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न टू इंडिया, और टिल ओरिजिनल डायरेक्टर अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन। तो अगर ओरिजिनल डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर लेता है तो ऑब्वियसली मिस्टर वाई वैकेट कर जाएगा ऑफिस को। ये दो सिचुएशन, तो ये आप सीधे लिख दो, टिल रिटर्न और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर। ठीक है, तो ये 161 टू ऑल्टरनेट डायरेक्टर डायरेक्टर चैप्टर का ये आपका क्वेश्चन था, और ये आपका मैनेजरियल रेम्युनरेशन चैप्टर का क्वेश्चन था पहला वाला। ठीक है, अब आगे जाते हैं। जिनको भी अगर लिखना भी होगा कुछ या स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप वीडियो पॉज करके ले सकते हैं, मैं हर बार एक एक दो मिनट रुक जाऊंगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब अगला जो डिस्कशन कर रहे हैं वो क्या है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ब्लैकस्टोन लिमिटेड मेड द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इन सो एंड सो कंपनी। मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे इन लोग बोल रहे हैं कि बीएल लिमिटेड जो है कुछ अपॉइंटमेंट्स कर रहा है। पहला है मिस्टर आमिर को अपॉइंट कर रहा है, और डायरेक्टर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी। अच्छा, डायरेक्टर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी को अपॉइंट कर रहा है। पहले तो डायरेक्टर ऑफ सब्सिडरी कंपनी को वो क्या अपॉइंट कर रहा है, जनरल मैनेजर अपॉइंट कर रहा है। तो एक मिनट, पहले तो जनरल मैनेजर केएमपी नहीं होता है, ठीक है, इट्स नॉट अ मैनेजर, इट्स नॉट अ केएमपी। ठीक है, तो पहले तो ये क्लियर हो गया। अब ये कहीं ना कहीं आपका सेक्शन 188 जो है उसको हिट कर रहा है। 188 में अगर आपको याद होगा अपन ने साथ में पढ़ा था सेक्शन 2 क्लॉज 76, उसमें अपन ने पढ़ा था रिलेटेड पार्टी कौन कौन होता है। ठीक है, रिलेटेड पार्टी कौन कौन होता है। अब मेरे बच्चों, रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में अपन ने क्या पढ़ा था, डायरेक्टर और देयर रिलेटिव और ऑफ दैट कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी, मतलब डायरेक्टर ऑफ और केएमपी और देयर रिलेटिव ऑफ दैट कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी। ये तो यहाँ पे उस कंपनी का और होल्डिंग कंपनी का रिलेशन कवर्ड है। डायरेक्टर ऑफ अपना सब्सिडरी कंपनी इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी, तो सब्सिडरी कंपनी का डायरेक्टर तो रिलेटेड पार्टी है ही नहीं, और अगर रिलेटेड पार्टी नहीं है और वो इस कंपनी में अपॉइंट हो रहा है तो ऑब्वियसली वो सेक्शन 2 क्लॉज 76 में फॉल नहीं करेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर वो डायरेक्टर ऑफ सब्सिडरी कंपनी है तो रिलेटेड पार्टी नहीं है, तो सेक्शन 2 क्लॉज 76 के रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। और अगर उस डेफिनेशन में फॉल नहीं कर रहा है वो, और ऑब्वियसली उसका अपॉइंटमेंट ऐसा केएमपी वगैरह नहीं हो रहा है, मतलब ये तो 188 हिट ही नहीं कर रहा है ये, तो इसके लिए तुमको 188 के रिक्वायरमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ, नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 188। क्लियर है ये। अगला अगला तो वाज अपॉइंटेड एज अ जनरल मैनेजर ऑन अ कंसोलिडेटेड सैलरी 1,75,000 का बोला था, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दिया था इन्होंने, बट कहीं ना कहीं ये तुम्हारा रिलेटेड पार्टी बोल के ये कवर नहीं है, मतलब तो इसको अपन 188 में लेके नहीं आएंगे। इसके बाद बोला मिस्टर कुमार वाज अपॉइंटेड एज अ प्रोडक्शन मैनेजर। अब ना अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे तो कुमार अपॉइंट हुआ है 1 जनवरी 2021 को, और ये जो कुमार है ना ये डायरेक्टर का रिलेटिव है। लेकिन एक मिनट, अगर मैं ऐसे देखने जाऊं तो अगर कोई डायरेक्टर का रिलेटिव अपॉइंट होता है कंपनी में तो वो आपका मतलब कहीं ना कहीं आपका वो बन जाता है
आपका क्या बोलते हैं उस कंपनी के डायरेक्टर का रिलेटिव अगर अपॉइंट होता है तो वो एक तो रिलेटेड पार्टी आ गया, और दूसरा कह रहे से अपने को 188 में अप्रूवल लेना पड़ता है। लेकिन आप एक चीज समझिए, यहाँ पे ना इन लोग क्या बोलते हैं, पहले तो कुमार को का जो अपॉइंटमेंट है वो केएमपी नहीं है, पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। प्रोडक्शन मैनेजर इज नॉट अ मैनेजर। लेकिन यस, अगर वो डायरेक्टर का रिलेटिव है तो एज अ डायरेक्टर का रिलेटिव अगर वो अपॉइंट हो रहा है कंपनी में और 2.5 लाख के ऊपर है, तो हमने क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है कि डायरेक्टर के रिलेटिव को अगर आप या अपॉइंट कर रहे हो, मतलब रिलेटेड पार्टी को अगर आप अपॉइंट कर रहे हो ऑफिस ऑफ प्लेस ऑफ प्रॉफिट पे 2.5 लाख के ऊपर अपॉइंट कर रहे हो, 2,50,000 के ऊपर अपॉइंट कर रहे हो, तो शेयर होल्डर का रिजोल्यूशन लगेगा। लेकिन आप मेरी बात समझो, यहाँ पे वो डायरेक्टर बना है 1 अप्रैल 2021 को, कौन, प्रताप, और इसका अपॉइंटमेंट हुआ है जनवरी 21 को, मतलब अपॉइंटमेंट इज बिफोर वो बंदा डायरेक्टर बना है। तो ऑब्वियसली अगर मैं पहले से अपॉइंट हो गया हूं तो, और अगर बाद में डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है तो ऑब्वियसली ये कंडीशंस उसको अप्लाई नहीं होंगे। तो नो कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल, नो कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल, ये हो गया। तो यही पूछा है, वेदर द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर आमिर रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर, क्या आमिर का अपॉइंटमेंट रिक्वायर दी शेयर होल्डर्स अप्रूवल, तो आप क्या बोलोगे, जनरल मैनेजर अपॉइंट करा, मतलब इट्स नॉट अ केएमपी। अच्छा, दूसरा, क्या वो रिलेटेड पार्टी में कवर्ड है, तो बोला कि डायरेक्टर ऑफ सब्सिडरी इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी, तो रिलेटेड पार्टी में भी कवर्ड नहीं है, तो सेक्शन 188 के कंडीशंस उसको अप्लाई नहीं होंगे, नंबर 1। नंबर 2, इसमें पूछा है कि डज द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर प्रताप, अगर प्रताप अपॉइंट हो रहा है कंपनी में एज अ डायरेक्टर, क्या मिस्टर कुमार का कंटिन्यूएशन अफेक्ट होगा, नहीं, अगर कुमार का टर्म चेंज नहीं हो रहा है बाद में, पहले ही अपॉइंट हो गया है, तो उसका कंटिन्यूएशन अफेक्ट नहीं होगा। तो ये दो चीज आप लिख सकते थे, आप चाहिए तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, ध्यान दीजिए, अगला जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स of XYZ Limited made a complaint to registrar of companies alleging that the management is indulging in destructions and falsifications of records। ये लाइन देखो, अच्छा, डिसाइड द लाइबिलिटी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, मतलब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है उसने क्या किया है, उसने कुछ इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग था, उस टाइम पे उसने कुछ ट्रांसफर किया है सिक्योरिटीज, ये मतलब कहीं ना कहीं ये सेक्शन 229 है इंस्पेक्शन का। अच्छा, इसमें अगर आप अगला क्वेश्चन देखोगे तो इसने बोला है कि कुछ सोशल मीडिया पे उसने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, जिससे ना कंपनी का लॉस हो रहा था, उसने प्रॉफिट दिखाने की कोशिश किया है। मुझे बताओ, अगर सिक्योरिटीज में कुछ गड़बड़ किया है वगैरह इंस्पेक्शन के, तो सेक्शन 229 में आ रहा है। अच्छा, सेक्शन 229 में अगर आप वायलेशन करते हो तो आपको पेनल्टी कौन से सेक्शन का लगता है बताइए, पेनल्टी लगता है आपको सेक्शन 447 का, तो आप ये लिख सकते हैं। डन है, बड़े आगे, चलिए अगला। सो अगर अभी तक आप देखेंगे तो क्वेश्चंस वर स्लाइटली मैनेजेबल, कुछ क्वेश्चंस नो डाउट ट्रिकी थे, ट्रिकी एज इन ट्रिकी नहीं थे, बट यूजुअली क्या होता है जब हम रिलेशंस पढ़ते हैं, जब 185 हो या 188 हो, तो जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि हम लोग क्लास में इसके ऊपर बहुत स्ट्रेस डालते हैं कि कैसे रिलेशंस याद रखने हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े, बाहर वालों के बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ कि जब भी आप पढ़ो ना, कोई भी रिलेशंस पढ़ो तो उसको इन डेप्थ पढ़ो, क्योंकि अगर क्वेश्चन पेपर इन लोगों को थोड़ा चैलेंजिंग सेट करना है तो वो अंदर अंदर जाके रिलेशंस को आपको ग्रिल करेंगे। तो ट्राई टू रिमेंबर कि 185 में क्या क्या रिलेशंस कवर्ड है, 188 में क्या क्या रिलेशंस कवर्ड है, लाइक दैट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या पढ़ रहा था, द शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर्स ऑफ XYZ लिमिटेड इन अ मीटिंग कन्वेंट फॉर अप्रूवल ऑफ द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट पास फॉर द नेसेसरी रेजोल्यूशन, और उसमें बोला है सेल करना है मशीनरी, फोरगो करना है राइट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का, मशीनरी आउटस्टैंडिंग, एडवाइस द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, मतलब ये क्लियरली अपने को दिख रहा है कि ये लोग क्वेश्चन पूरा का पूरा स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन मतलब कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट चैप्टर जो है ना आपका, उससे सेक्शन 230 से पूछा गया है। तो वो जो मैंने आप लोग को पूरा चार्ट पढ़ाया था उसको आप पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। जो टेक्स्ट बुक में अपन ने लिखा था, जो चार्ट अपन ने पढ़ा था, उसको याद करो, क्या लिखोगे, कंपनी मेंबर क्रेडिटर लिक्विडेटर विल फाइल एन एप्लीकेशन टू एनसीएलटी, फिर एनसीएलटी उसको ऑर्डर फॉर मीटिंग देगा, फिर मीटिंग करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे, रेगुलेटरी अथॉरिटी को आप एप्लीकेशन देंगे, फिर वो अपना ऑब्जेक्शन देगा, वो पूरा प्रोसेस आप लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा इसमें। तो ये काफी स्ट्रेट क्वेश्चन था जिसमें आपके लिए इजी 4 मार्क्स स्कोरिंग था। अगला आपका फेवरेट चैप्टर है, फेवरेट चैप्टर क्या है, ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अच्छा, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग चैप्टर से आया है। तो फेमा यूजुअली मैंने देखा है जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे फेमा में बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं। अच्छा, फेमा 3 मार्क का आता है, अभी तक तो वही स्टैंडर्ड्स था,
अब जैसे कि तुमको मालूम है कि सीकरा और साराफाइसी नवंबर 21 ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट के लिए डिलीट हो गया, तो मुझे बहुत सारे बच्चों ने पूछा, मतलब काफी बच्चों का मेरा ये डाउट था कि सर अभी इसका वेटेज बढ़ेगा क्या, तो देर इज अ गुड चांस कि इसका वेटेज बढ़ेगा, बट ये पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम देखोगे ये ट्रिकी पेपर था, बट इसमें भी फेमा का क्वेश्चन इन्होंने इजी डाला था, फेमा का क्वेश्चन ज्यादा चैलेंजिंग था नहीं। इन्होंने देखो अगर इधर देखने जाओगे ना, तो बोला कि फॉरेन लेंडर है जिसने कोलेट्रल दिया है, सॉरी जिसने कोलेट्रल चार्ज क्रिएट किया रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इन इंडिया पे। ये तो अगर कोई फॉरेन लेंडर है और उसने कोलेट्रल क्रिएट किया है, इमेल प्रॉपर्टी वगैरह क्रिएट किया है, तो क्रिएट कर सकता है क्या? यस। बाद में मिस्टर जॉय रीपे नहीं कर पाया, तो लेंडर क्या बोल रहा है कि मेरे को प्रॉपर्टी बेचना है, प्रॉपर्टी बेचना है इंडिया में, चाहे मैं रेसिडेंट को बेचूं या नॉन रेसिडेंट, और मुझे रिपेट्रिएट करके जाना है सेल प्रोसीड्स। तो देखो अब डिसाइड द लीगल प्रोविजन। तो तुमको पता होगा कि अगर तुम इमोरल प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करते हो, अगर तुम इमोरल प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करते हो, कर सकते हो, यस कर सकते हो, इमोरल प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। ये ईसीबी टॉपिक से है फेमा में, फेमा में ईसीबी टॉपिक से। अगर तुम चार्ज क्रिएट कर रहे हो, ये बाद में जब तुम वो चार्ज को एक्सरसाइज करने जाते हो, तो तुम डायरेक्टली असेट तो ऑब्वियसली नहीं ले जा सकते हो। जब तुम उसको सेल करोगे तो किसको सेल कर सकते हो? रेसिडेंट को ही सेल कर सकते हो। रेसिडेंट को सेल करने के बाद तुम इसको रिपैट्रिएट कर पाओगे, बाहर ले जा पाओगे पैसे को। अच्छा सुनो ना, यहाँ पे तो तुमको फिर क्या ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम में, तुमको ये लिखना पड़ेगा कि मैं नॉन रेसिडेंट को नहीं सेल कर सकता हूँ। मतलब ये जो बंदा है, जो बाहर का पर्सन है, क्या नाम है इसका, फॉरेन लेंडर, नाम नहीं दिया है। तो फॉरेन लेंडर जो है, अगर वो असेट को लेके जाना चाहता है इंडिया के बाहर, तो बोले कि मतलब मूल प्रॉपर्टी की तो बात नहीं चल रही ना, इमोरल प्रॉपर्टी, अगर वो बेचना चाहता है इंडिया में और पैसा लेके जाना चाहता है इंडिया के बाद, तो अगर वो इंडिया में बेचना चाहता है तो सिर्फ किसको बेच सकता है? रेसिडेंट को, नॉन रेसिडेंट को नहीं बेच सकता। और नॉट नहीं, नॉन रेसिडेंट को आप नहीं बेच सकते, नहीं बेच सकते। डन है ये, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाता हूँ। आप वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हो ये सारी चीजें। फिर अगला था असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। साराफाइसी चैप्टर से था, वैसे साराफाइसी चैप्टर से था तो अब ये चैप्टर डिलीट हो गया है, तो नवंबर 21 वालों के लिए एनालिसिस इंपॉर्टेंट है ही नहीं, फिर भी एक बार ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। यहाँ पे बोला है कि जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वो मैनेजमेंट टेक ओवर करना चाहता है। अच्छा मुझे बताइए, मैनेजमेंट टेक ओवर किया जा सकता है क्या? सोच के बताइए सारे बच्चे, क्या मैनेजमेंट टेक ओवर किया जा सकता है? पता होगा आपने सेक्शन 15 में पढ़ा होगा असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के, कि मैनेजमेंट टेक ओवर करना चाहते हैं सरफाइसी चैप्टर से। तो यस, मैनेजमेंट टेक ओवर करना चाहते हैं। फिर बोलते हैं उसके पास वो अप्रोच करना चाहता है डीआरटी को, डीआरटी को अप्रोच कर सकता है क्या? अब देखो अगर लीगल प्रोसीजर सारे फॉलो हो रहे हैं और मैनेजमेंट टेक ओवर हो रहा है, तब तो ऑब्वियसली आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन यस, अगर लीगल प्रोसीजर्स फॉलो नहीं होते तो अपने को पता है कि अपन डीआरटी के पास जा सकते हैं, उसके अपना डीआरएटी के पास का आपके पास जाने का रास्ता होता है। फिर वैसे वो जो आपका अपील का प्रोविजन है, बट इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि सेक्शन 15 में अगर लीगल राइट एक्सरसाइज किया है तब तो ऑब्वियसली उसका वैलिड राइट है, उसको रोका नहीं जा सकता। हाँ, अगर उसमें कुछ लीगल प्रोसीजर्स में डिफॉल्ट हुआ है तो जो अपील का प्रोविजन है वो आप डाल सकते हो। तो ये एक छोटू सा क्वेश्चन था, स्ट्रेट और सिंपल क्वेश्चन था ये। फिर अगला जो पॉइंट दिया है वो क्या दिया है कि Central government is trial for a certain offence of TT Limited. The said offence is punishable with the imprisonment of 2 years or more, and the police report of the fact has been prepared. Such offence has been charged under CRPC. Giving the outline of the trial would proceed for the prosecution of the court jurisdiction which trial of offence would take place. Jurisdiction in which the trial of offence would take place. तो पहले तो आपको पता होगा स्पेशल कोर्ट में अपन ने पढ़ा हुआ है ये पॉइंट। इसमें दो सेक्शन, सेक्शन 434 में आपने पढ़ा होगा स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश किया जा सकता है। सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, ये दो लोग इसका जुरिडिक्शन कर सकते हैं। तो मतलब ये दो लोग इसको एंटरटेन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अपना समरी ट्रायल भी किया जा सकता है अगर 3 साल से कम का ऑफेंस है तो। और उसके बाद सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास ये राइट नहीं है। तो ये 2-3 पॉइंट आप डाल सकते हो सेक्शन 435 और 436 से उठा के। और लास्ट वाला जो पॉइंट है वो कहाँ पे इसका जुरिडिक्शन होगा, ट्रायल कहाँ पे होगा, तो इसका ट्रायल कहाँ पे होगा बताइए। तो इसका ट्रायल आप बोल सकते हो इट विल बी जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है, जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का, वहाँ उसी कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसी जगह पे होगा। जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है उस एरिया के
स्पेशल कोर्ट से, उस एरिया के स्पेशल कोर्ट में ही इसका ऑफेंस को एंटरटेन किया जाएगा। तो ये 2-3 चीज आप डाल सकते थे, स्पेशल कोर्ट चैप्टर से आया था। इसके बाद जो चैप्टर है वो आपका फॉरेन कंपनी चैप्टर से आया है क्वेश्चन। क्या बोला? अ फॉरेन जॉइंट वेंचर ऑफ द कंपनी हैव एस्टैब्लिश्ड द प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया इन आईएफआरएस एंड फॉलोइंग आईएफआरएस एंड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग प्रिपेयर्ड इन जर्मन लैंग्वेज। अच्छा, अब मुझे बताओ, फॉरेन कंपनी चैप्टर से आया ये क्वेश्चन। इनका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है? मुंबई में है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह प्रिपेयर करने की बात करें जर्मन लैंग्वेज में। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको पूछा है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जर्मन लैंग्वेज में हो सकता है क्या? याद करो, पहला ही सेक्शन जो हम लोग ने पढ़ा था, सेक्शन मतलब पहला नहीं लेकिन सेक्शन 381 जो हम लोग ने पढ़ा था, वहां पे क्या पढ़ा था हमने? सर्टिफाइड इंग्लिश में होना चाहिए, सर्टिफाइड ट्रांसलेटेड इंग्लिश में होना चाहिए। तो आप इसमें क्या लिखोगे कि जर्मन लैंग्वेज इज नॉट अलाउड, इट शैल बी सर्टिफाइड ट्रांसलेटेड इंग्लिश। तो ये एक बात लिख दोगे आप। फिर इसके बाद फॉर्मेट क्या रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? तो बताइए शेड्यूल 3 के हिसाब से होगा। और अगर फॉर बेटर प्रेजेंटेशन तुम कुछ और अडॉप्ट कर रहे हो तो इट शैल बी चलेगा, बट इट शैल बी एज नियर एज पॉसिबल देयर टू। तो ये वाला एक पॉइंट लिख सकते हो। ऑथेंटिकेट कैसे किया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को? ऑथेंटिकेशन, ये याद करो अपन ने इसमें क्या पढ़ा था कि जो कंपनीज एक्ट के जो आपके अपना अकाउंट्स ऑफ द कंपनी हो गया, ऑडिट ऑफ द कंपनी हो गया, वो सब जो प्रोसीजर्स होंगे वो यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। तो अगर यहाँ पे अप्लाई होंगे मतलब अब ये तो आपके पोर्शन में ही नहीं है, लेकिन कहने से ये अगर आपको याद रहेगा तो लिखना बेटर है, क्योंकि वो प्रोविजन अप्लाई होंगे। तो एक लाइन लिख देना उस प्रोविजन में क्या बोलता है, सेक्शन 134 क्या बोलता है कि कहने से अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑथेंटिक, अब ये इसको तो यार 134 सेक्शन भी अप्लाई होता है फॉरेन कंपनी को, तो 134 सेक्शन क्या बोलता है, इसको ऑथेंटिकेट कैसे होगा? चेयरमैन करेगा और तुम्हारा 2 डायरेक्टर करेगा, उसमें से एक तुम्हारा एमडी होना चाहिए, ठीक है, अगर एमडी है कंपनी में तो। अगर सीईओ सीएफओ सीएस है तो वो भी साइन करेंगे। तो ऐसा कुछ आप यहाँ पे ऑथेंटिकेशन जो 134 का आपने जो पढ़ा था अर्लियर लेवल पे वो आप यूज कर सकते हो। फिर बोला वेदर द डॉक्यूमेंट कैन बी सबमिटेड टू रजिस्टर एट मुंबई, आंसर इज नो। याद करो क्या पढ़ा था अपन ने यहाँ पे, किसको भेजा जाता है, कौन से आरओसी को भेजा जाता है? न्यू दिल्ली को। अच्छा, ये जो पॉइंट था ये रिपीट हुआ है एक साथ, ये क्वेश्चन पूरा रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन अगर तुम देखोगे तो ये क्वेश्चन पास्ट में फॉरेन कंपनी में कहीं ना कहीं अलग अलग बिट्स एंड पार्ट में पूछा गया है। तो ये कुछ नया एकदम ट्रिकी पॉइंट नहीं था, ठीक है। सो आई वुड से कि जो पेपर हम लोग देख रहे हैं इसमें कुछ चीजें एग्जाम क्वेश्चन से एक थोड़े क्वेश्चन एकदम नए भी है। तो उस तरीके से क्वेश्चन को इन लोग ने मिक्स रखा है, ना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग बना दिया ना बहुत सिंपल बना दिया, ठीक है। सो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं वो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं वो आपका पीएमएलए से डिस्कस कर रहे हैं वो। अच्छा, पीएमएलए में क्या बोला है कि द डिक्लेयर्ड सस्पेक्ट मिस्टर एसपी वाज फेसिंग चार्जेस अंडर पीएमएलए एक्ट 2002। मिस्टर एसपी डाइड, एसपी का डेथ हो गया इन द मिड्स ऑफ द प्रोसीडिंग। अच्छा, अब एक बात है, अगर डेथ हो गया तो क्या होगा? याद करो, इसके ऊपर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन इसके ऊपर सेक्शन 8 का आपका सबसेक्शन 7, सेक्शन 8 क्लॉज 8, ये दोनों पॉइंट कहीं ना कहीं इसको टच कर रहा है। ये दोनों सेक्शन 8 के दोनों सब सेक्शन इसको टच कर रहे हैं, तो ये दोनों आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। व्हाट शैल बी हैपन टू अ कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी वेदर अ क्लेम हैविंग अ लेजिटिमेट इंटरेस्ट एंड सफर्ड लॉस इज एंटाइटल्ड फॉर क्लेम। ये भी हमने पढ़ा है कि अगर किसी का लॉस हो रहा है उसकी वजह से अगर कोई किसी का लेजिटिमेट क्लेम है तो क्या स्पेशल कोर्ट ऑर्डर दे सकता है? यस, स्पेशल कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। क्या ऑर्डर दे सकता है स्पेशल कोर्ट? स्पेशल कोर्ट या तो रिलीज की प्रॉपर्टी के लिए रिलीज का ऑर्डर दे सकता है, या तो कंपनसेशन का रिलीज ऑर्डर दे सकता है। किसको? टू सीजी, ऐसा कुछ ऑर्डर दे सकता है। यस, तो 8788 ये दोनों पार्ट आपको रेफरेंस यहाँ पे देना था। अच्छा, ये चीज मैं क्लास में बार बार बोल रहा था, ये क्वेश्चन इस लाइन से ज्यादा पूछते नहीं थे, तो बच्चे बोलते थे सर अभी तक नहीं पूछा, अभी तक नहीं पूछा। मैं बोला था जब आईसीआई को पेपर थोड़ा अलग सेट करना होगा तो इससे पूछेंगे, और देखो इस बार इससे क्वेश्चन आया है। तो ये एरिया, इनफैक्ट कोई भी एरिया सिक्योरिटी इकोनॉमिक लॉ का छोड़ के जाना इट्स वेरी रिस्की। तो ये सबसे अभी, और लेकिन ये क्वेश्चन काफी सिंपल था, इसमें कुछ ट्रिकी जैसा था नहीं, स्ट्रेट अवे एक पॉइंट था जो आपको यूज करना था। Mr. D was given an offer by a company vendor Mr. TR that if he discloses him confidential data of the company HNI Limited, in which he was working as an account executive, Mr. TR will pay a huge sum of money. Mr. D accessed the computer of his executive director and passed the confidential information of to Mr. TR in return of huge sum of money. Examine and analyze the situation
एंड कंक्लूड वेदर मिस्टर डी विल बी हेल्ड लायबल अंडर पीएमएलए। अब सुनो, पीएमएलए में याद करो, अच्छा पीएमएलए में अब ये दो चीज किया है, कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक किया है, ये मतलब ये इनसाइडर ट्रेडिंग है, इनसाइडर ट्रेडिंग है मतलब सेबी का ऑफेंस है ये। अच्छा फिर उसने क्या किया, कंप्यूटर मिस्टर डी ने अनऑथेंटिक मतलब अनऑथोराइज तरीके से कंप्यूटर हैक किया या एक्सेस किया, हैक नहीं किया एक्सेस किया, तो ये आईटी एक्ट का ऑफेंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का ऑफेंस है ये। तो ये दोनों कहाँ पे कवर्ड है, पैराग्राफ अपना पार्ट ए में कवर्ड है। तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए आप क्या करो, जब भी पीएमएलए पढ़ो तो उसके पार्ट्स के सिर्फ ऊपर ऊपर से एक बार रीड कर लो, देखने को कि हाँ ये ऑफेंस कौन से एरिया से कवर्ड है। नो डाउट ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, अंदर के ऑफेंसेस तो आप वैसे भी याद नहीं कर सकते हो, ऊपर ऊपर का एक बार मोटा मोटा देख लो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये पार्ट ए से या पार्ट बी से कवर्ड था। तो ये पार्ट ए के ऑफेंसेस थे। अच्छा पीएमएलए में के ऑफेंसेस थे तो पार्ट ए के ऑफेंसेस हैं, कितना फाइन लगेगा, नार्कोटिक्स नहीं है तो आप फाइन कितना बोलोगे, मिनिमम 3 इयर्स, मैक्सिमम 7 इयर्स एंड फाइन, ये दो चीज लिख सकते हो आप। क्लियर है ये, क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन 4 में कवर्ड है ना पीएमएलए में। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़े, तो दीज आर शेड्यूल ऑफेंसेस, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो आपका सीक्रा से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन में बेसिकली पूछा क्या था, मोटा मोटा इस क्वेश्चन में पूछा था कि एक बंदा प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहता है, तो वो प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहता है तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शन ला सकते हैं क्या। तो याद करो ये बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन था, सेक्शन 7A से एक कहने से इसके लिए लाया जा सकता है, यस प्रॉक्सी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, नंबर ऑफ वोट जो मेंबर कास्ट करना चाहता है जनरल मीटिंग में उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लाया जा सकता है। नो डाउट इसके लिए अप्रूवल चाहिए, अप्रूवल लेके अगर ये चेंजेस ले आया गया रूल्स में तो ये चेंज तो ये रिस्ट्रिक्शंस इंसर्ट किया जा सकता है। सो दिस इज व्हाट यू कैन आंसर। हावेवर अब नवंबर 21 ऑनवर्ड्स इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, सीक्रा निकल चुका है, बट जो बच्चों ने ऑलरेडी एग्जाम दे दिया था उसका उनका ये आंसर स्ट्रेट और सिंपल आंसर इसमें करना था। अगला, मिस्टर कपूर violated a market intermediary found alleged violation of the certain condition under provision of SEBI Act. The SEBI's contemplation action of the intermediary as the submission of certain details. Mr. Kapoor submitted the required details with full and true disclosure in respect of alleged violation and the central government want to grant him immunity. CG immunity देना चाहता है, ठीक है। अब ये इम्यूनिटी देना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा, अपन ने पढ़ा था सीजी को अगर इम्यूनिटी देना है, ठीक है। अच्छा, SEBI is however of the view that immunity cannot be granted and want to prosecute Mr. Kapoor by carrying out investigation. ये तो सीजी क्या डायरेक्टली इम्यूनिटी दे सकता है क्या? अगर इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट आप याद करो तो आपने क्या पढ़ा था, सेबी कहने से क्या करता है बताइए मेरे बच्चों, सेबी रिकमेंड करता है, ठीक है। ये आपका सेबी एक्ट का सेक्शन 24B से सेबी क्या करता है मेरे बच्चों, सेबी रिकमेंड करता है और उसके बाद सीजी इम्यूनिटी दे सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को लिखने का एक तरीका है, आप थोड़ा सा सिर्फ एक प्रोविजन लिख के छोड़ दें, ऐसा लिख के छोड़ सकते हो आप कि इन दिस गिवन सिचुएशन, मतलब सेक्शन 24B का पहले क्लॉज लिख दो कि फॉर ग्रांट ऑफ इम्यूनिटी सेबी शैल गिव रिकमेंडेशन टू सीजी, सीजी may give immunity to any person on the basis of those recommendations. So CG, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर recommendations नहीं दे रहा है सेबी तो ऑब्वियसली आप अपनी मर्जी से सीधा जाके इम्यूनिटी कैसे दोगे। तो ये एक पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि टू गिव एनी इम्यूनिटी फर्स्ट सेबी शैल रिकमेंड टू सीजी एंड देन सीजी मे गिव इम्यूनिटी। यहाँ पे सेबी रिकमेंडेशंस दे ही नहीं रहा है, तो अगर मैं स्ट्रिक्ट रीडिंग करूँ लॉ का तो ये इम्यूनिटी विल नॉट बी अलाउड। क्लियर है। अगला एफसीआरए का क्वेश्चन था, एफसीआरए में कुछ 2-3 नए पॉइंट्स डाले थे, उसमें से एक पॉइंट का इन्होंने यूसेज किया था, अमेंडमेंट तो खैर नहीं मतलब एकदम नया पॉइंट नहीं है, लेकिन अगर आपको याद होगा एफसीआरए में सेक्शन 8 में अपन ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव हो रहा है तो क्या फॉरेन कंट्रीब्यूशन अदर पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है क्या। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन अदर पर्पस के लिए मतलब अदर पर्पस के लिए नहीं, जो गिवन पर्पस है उसके लिए यूज करो, उसमें भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस है, अब अमेंडमेंट को मैं कंसीडर करूं तो 20% तक यूज कर सकते हैं,
उसके ऊपर 20% के ऊपर किसका अप्रूवल चाहिए, आपको सीजी का अपना 20% के ऊपर आपको अप्रूवल लगेगा, सीजी का अप्रूवल लगेगा। तो एक वो पॉइंट बोल सकते थे। दूसरा बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता है गोल्ड डिपॉजिट स्कीम में ऑफ अ प्राइवेट इक्विटी। अब याद करो उसमें अपन ने ये भी पढ़ा था स्पेक्युलेटिव पर्पस नॉट अलाउड, और स्पेक्युलेटिव मतलब एनी पर्पस जिसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न है। अब इसको मैं कंसीडर करूं तो ये पॉइंट में क्लैरिटी तो नहीं है, तो तुम लिख दोगे कि इफ सच गोल्ड डिपॉजिट स्कीम ऑफ प्राइवेट एंटिटी इज हाई रिस्क देन इट विल बी कंसीडर्ड एज स्पेक्युलेटिव देन इट इज नॉट अलाउड। ऐसे करके तुम एक पॉइंट ऐड करके डाल देना ताकि एक क्लैरिटी आ जाए कि तुमको दोनों पॉइंट का नॉलेज है। तो ये एक पॉइंट आप लिख सकते थे। नाउ a foreign company of XJD Limited was established by few Indians in South America. The management of the company used to donate huge amount. एक मिनट पहले तो इन्होंने ना ये जो क्वेश्चन है ये आपका फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें लोग ने बोला कि कुछ इंडियंस ने साउथ अमेरिका में कंपनी रजिस्टर किया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये फॉरेन कंपनी माना जाएगा और ये फॉरेन सोर्स माना जाएगा। तो सबसे पहली चीज अगर फॉरेन सोर्स से डोनेशन आ रहा है, ठीक है, किसको आ रहा है, रिलीजियस ट्रस्ट को, ये रिलीजियस ट्रस्ट को अगर डोनेशन आ रहा है तो ऑब्वियसली ये आपका सेक्शन 11 में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो वेदर डोनेशन सो मेड बाय एक्सजेडी इज अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन आना चाहिए, फॉरेन सोर्स से मिल रहा है तो, और इज एक्सेप्टेंस ऑफ सच डोनेशन बाय रिलीजियस ट्रस्ट इज वैलिड, ये सेक्शन 11 रजिस्टर्ड होगा तो वैलिड होगा। तो लिखना पड़ेगा किससे ये डोनेशन फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा, यस। क्यों माना जाएगा, क्योंकि तुम्हारा ये फॉरेन सोर्स में कवर्ड हो जाता है ना, फॉरेन सोर्स का डेफिनेशन में कवर्ड हो जाता है ये फॉरेन कंपनी, ठीक है, इसलिए माना जाएगा। अच्छा दूसरा, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस है बट वो सेक्शन 11 का उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और सेक्शन 11 में जो रजिस्ट्रेशन ले रहा है उस टाइम पे जो सेक्शन 12 का कंडीशन फुलफिल करना है वो भी करना पड़ेगा। डन है। OTP Limited was ordered to be wound up by the tribunal. A provisional liquidator for the purpose was appointed. Despite the same, some parties want to pursue certain legal proceedings against the company. The company contend that on winding up order being passed, all suits and other legal proceeding comes to an end. Advise the party as per the relevant provisions relating to winding up as contained in Companies Act 2013. सुनो, सबसे पहले तो वाइंडिंग अप ऑर्डर दे दिया है इसका और वाइंडिंग अप ऑर्डर दिया तो कंपनी कंटेंट दैट वाइंडिंग अप ऑर्डर बीइंग पास्ड ऑल सूट्स एंड अदर कम्स टू एन एंड, ऐसा बोला कम्स टू एन एंड, एडवाइज द रेलेवेंट प्रोविजंस। अब यहाँ पे भी आप स्ट्रेट अवे प्रोविजन लिख के आ जाना। कौन सा प्रोविजन लिखोगे आप, याद करो, सेक्शन 279 आपके वाइंडिंग अप चैप्टर से आया ही है। इसमें आप प्रोविजन क्या लिखोगे कि अगर कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाती है तो ये सेक्शन क्या बोलता है, न्यू सूट तो कमेंस नहीं कर सकते हो, ये तो न्यू सूट तो वैसे भी कैन नॉट कमेंस, वो तो कमेंस करने की बात कर भी नहीं रहा है ये, लेकिन ओल्ड सूट के लिए भी जो पेंडिंग सूट है वो चलाने के लिए भी किसका अप्रूवल चाहिए, पेंडिंग सूट को चलाने के लिए भी अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी रिक्वायर्ड, अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी रिक्वायर्ड। तो कहने से ये पॉइंट आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप स्ट्रेट अवे लिख के आ जाना कि ये चीज है और ये चीज है, ये प्रोविजन सिर्फ लिख के आ जाओगे एग्जाम में तो भी चलेगा, ठीक है, क्लियर है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, 2 groups of shareholder in a company complain to the registrar regarding the conduct and the state of affairs of the company, and accordingly the proceeding of the case are before tribunal. Since the proceeding in the company is taking a long time, the shareholder approach you to advise the alternative resolution dispute, alternative resolution dispute, थोड़ा arbitration का feeling आ रहा है ना, outside the regulatory jurisdiction and also the time frame by which the proceeding can be completed. They also have a doubt that after hearing the final verdict whether it will be binding on them and whether it can be referred to the next level of court. You are required to suitably advise as per the provisions of Companies Act. अच्छा, ये कभी भी क्वेश्चन में एंड में देखो कौन से एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है। अगर ये आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट बोलते हैं तब तो इसका आंसर ही चेंज हो जाता, बट अब ये कंपनीज एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है और ऑल्टरनेटिव पूछा, तो कंपनीज एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में ऑल्टरनेटिव तो यार कहाँ पे दिया है, 442 में दिया ना, मेडिएशन कंसिलिएशन में, उसमें जा सकते हैं तुम। अच्छा, मेडिएशन कंसिलिएशन में अगर तुम जाना चाहते हैं तो मेडिएशन कंसिलिएशन में जाने के लिए कितने टाइम में जजमेंट आ जाना चाहिए, 3 मंथ्स में जजमेंट आ जाना चाहिए, 3 मंथ्स में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो।
फिर अगला जो क्वेश्चन बोला है, क्या बोला, मिस्टर जे was proposed to be appointed a resolution professional for CIRP initiated against the BMR are a relative of a director. मिस्टर आर कौन है, मिस्टर जे को अपन क्या करें, प्रपोज करें टू बी अपॉइंटेड एज आरपी, आर अ रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ बीएमआर लिमिटेड, इज अ पार्टनर इन आईपी एंटिटी इन विच मिस्टर जे इज अ पार्टनर, मिस्टर जे इस आईपी एंटिटी में पार्टनर है. इन द लाइट ऑफ द गिवन फैक्ट्स एग्जामिन वेदर मिस्टर जे इज एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज आरपी. क्या जे आरपी बन सकता है फॉर द कंडक्ट ऑफ सीआईआरपी? अब सुनो, ए जे का जो बंदा है वो कहने से मतलब बीएमआर लिमिटेड में मिस्टर आर अ रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर इज अ पार्टनर इन द आईपी एंटिटी इन विच मिस्टर जे इज अ पार्टनर. तो मतलब कहीं ना कहीं ये कहने से रिलेटेड पार्टी हो जाएगा. क्या हो जाएगा, रिलेटेड पार्टी हो जाएगा. अच्छा, रिलेटेड पार्टी हो गया. रेगुलेशन 3 क्या बोलता है आईबीसी का, आईबीसी का रेगुलेशन 2016 क्या बोलता है कि अगर कोई रिलेटेड पार्टी है ये तो वो कहने से आईपी नहीं बन सकता है. तो कहने से ये आईपी नहीं बन पाएगा, उसका आरपी नहीं बन पाएगा, सॉरी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल नहीं बन पाएगा. क्लियर है. चलिए, मैं क्या अभी ज्यादा अंदर जाके नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि देखो क्लास में जब तुम पढ़ते हो तो डिटेल में ही पढ़ते हो. अभी क्या तुमको सिर्फ मैं एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे तुम क्वेश्चंस को प्रोसीड कर सकते हो. अच्छा, इसके बाद बोला कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ XYZ लिमिटेड कॉर्पोरेट डेटर कंसिस्ट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर 245 crore and operational creditor 25 crore. They appointed a RP, Mr. P, in their first meeting held on this date. RP issued a notice for a meeting held on this to approve a resolution plan for this. अब सुनो, by not less than 75%. अब इसमें मोटा मोटा दो क्वेश्चंस में दो चीजें दिया हुआ है. पहला चीज क्या दिया है, देखो यहाँ पे, अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर को नोटिस नहीं दिया तो मीटिंग इनवैलिड हो जाएगा. क्या ये हमने क्या पढ़ा था, ऑपरेशन अगर कंपनी में सीओसी में तो एफसी रहेंगे, इस केस में एफसी है तो ओसी तो सीओसी का पार्ट ही नहीं रहेगा. लेकिन यस, जो ऑपरेशनल क्रेडिटर का 10% ऑफ डेट वैल्यू रहता है उनको नोटिस देना होता है. अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला ही नहीं है कि 10% ऑफ डेट वैल्यू है या नहीं है. अच्छा, एक तो वो लिखना है कि 10% से कम है तो नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है. अच्छा, नोटिस दिया और मीटिंग में नहीं भी आते तो उससे मीटिंग इनवैलिडेट नहीं होगा. ये 2 पॉइंट तुम लिख के आ जाओ. ठीक है, ये 2 पॉइंट लिख के आ जाओ कि 10% या उससे ज्यादा तो ही नोटिस देना होता है. नोटिस दे भी दिया तो मीटिंग में वो लोग वोट नहीं कर सकता है. ठीक है, मीटिंग अटेंड कर सकता है, वोट नहीं कर सकता है. और अगर 10% के नीचे है तब तो देने की भी जरूरत नहीं है. अच्छा, अगर तुमने नोटिस दिया और वो नहीं भी आ रहा है तो इससे मीटिंग इनवैलिडेट नहीं होगा. तो ये 2-3 पॉइंट तुम डाल सकते हैं. अच्छा, जो रिजोल्यूशन प्लान है क्या वो सबके ऊपर बाइंडिंग होगा, ये पूछ रहे हैं. अब 66% अप्रूवल चाहिए होता है, अब यहाँ पे 75% अप्रूवल मिल गया तो यस इट विल बी बाइंडिंग प्रोवाइडेड एनसीएलटी का भी अप्रूवल मिल जाए. प्रोवाइडेड एनसीएलटी का भी अप्रूवल मिल जाए तो इट विल बी बाइंडिंग, क्योंकि 75% और 66 का चाहिए रहता है. क्लियर है, बड़े आगे. चलिए, अगला है क्वेश्चन 6 है, द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स of XYZ Limited and unlisted public company consists of 8 directors. 8 डायरेक्टर है कंपनी में. Mr. Amir, one of the non-executive director of a company, is a resident of Singapore and therefore has registered his address in Singapore with the company for communication and record purposes. The article of association confers approval of the board of director for promoting eligible person for coveted position of general manager in any stream of the organization. Accordingly, a draft board resolution for promoting Mr. Amrish as a general manager finance with effect from the date of approval by the board has been initiated on 1st March 2021. Except Mr. Amir, it was circulated to. अब देखो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, क्या बोला इन्होंने, ये कहने से किसको किसको सर्कुलेट हुआ है. इधर देखो, आमिर को छोड़ के 3 डायरेक्टर्स को हैंड डिलीवरी से हुआ है. क्या ये मोड परमिटेड है? यस. 2 डायरेक्टर्स को कुरियर से हुआ है, चलेगा. 2 को ईमेल से हुआ है, चलेगा. द ड्राफ्ट रिजोल्यूशन वाज अप्रूव्ड बाय 4 डायरेक्टर्स. ठीक है. अच्छा, ये क्वेश्चन समझ गया ना आपको, सेक्शन 175 से रिजोल्यूशन बाय वे ऑफ सर्कुलेशन. तो 4 डायरेक्टर्स ने 5 मार्च को अप्रूव किया, 2 डायरेक्टर्स ने 7 मार्च को एंड फाइनली चेयरमैन ने 10 मार्च को.
इन लोग पूछ रहे हैं क्या डेट होगा अप्रूवल का फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर गिविंग इफेक्ट टू द प्रमोशन ऑर्डर ऑफ मिस्टर अमरीश। अब सुनना मेरी बात, ये कौन से डेट को अप्रूवल माना जाएगा? ये तो मेजोरिटी का अप्रूवल चाहिए होता है, तो 8 डायरेक्टर है तो 4 के ऊपर का अप्रूवल, तो 4 के ऊपर का अप्रूवल कैसे कब माना जाएगा? 5 मार्च को तो 4 डायरेक्टर का, या 2 डायरेक्टर को 7 मार्च का, इसका मतलब ये डेट हो गया। 7 मार्च को तुमको मेजोरिटी मिल चुका है, तो 7 मार्च माना जाएगा, 7 मार्च माना जाएगा अप्रूवल डेट है, ये तुम्हारा अप्रूवल डेट है। क्लियर है? ये आपका अप्रूवल डेट है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे बोला है कि कुछ वायलेशन हुआ है क्या? ये देखो, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो आंसर को कि देखो लॉ क्या बोलता है कि सारे डायरेक्टर्स इन इंडिया कि इंडिया में मतलब ऑल डायरेक्टर्स जिसका रजिस्टर्ड एड्रेस इन इंडिया है उन सबको नोटिस देना है। तो इस सिचुएशन में तो जिसका भी रजिस्टर्ड एड्रेस इन इंडिया है उन सबको नोटिस दिया है, तो सब कुछ प्रॉपर वैलिड ही होगा। तो ऐसे करके आप एक आंसर लिख सकते हो। आगे बढ़े हम लोग, ध्यान दीजिए। इसके बाद इसी का एक सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपका ऑडिट कमिटी से रिलेटेड था। अच्छा, तो मैं इसको अंदर रीड नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमको एक मोटा मोटा पूछ रहा हूँ कि वेदर द कंपनी हैज कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट रूल्स मेड देयर अंडर। मतलब बेसिकली इनको क्या बोला है कि ऑडिट कमिटी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पॉइंट है। तो यहाँ पे बोलता है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर सो एंड सो, ये सारी बातें बोली है। फिर इसके बाद बोलते हैं कि कंपनी है ना फाइनेंशियल ईयर 17-18 तक तो ऑडिट कमिटी बनाती थी, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 17-18 तक ऑडिट कमिटी बनाती थी। डिसाइड किया टू डिसमेंटल फाइनेंशियल ईयर 21-22 में डिसमेंटल करने का ट्राई किया है। नाउ तो बोलते वेदर द कंपनी हैज कंप्लाइड विद द प्रोविजंस, चलेगा क्या? अब सुनो, मुझे एक बात बताओ, ऑडिट कमिटी कब अप्लाई होता है? ये जब तुम्हारा पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, अपना 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, बोरोइंग मोर देन 50 करोड़ है, ये तब अप्लाई होता है। और अगर तुम तीनों लिमिट के विद इन लिमिट रहोगे लगातार 3 साल तक, तब वो अप्लाई नहीं होगा। अब ये 21-22 में तुमको अगर नहीं रखना है ऑडिट कमिटी, तो उसके लिए कहने से 21-22 के पीछे के 3 साल, मतलब ये 3 साल कहने से तुम्हारा विद इन लिमिट होना चाहिए। तो ये चेक करो विद इन लिमिट है कि नहीं, क्या एक भी लिमिट एक्सीड हो रहा है? नो लिमिट इज एक्सीडिंग। तो अगर कोई लिमिट एक्सीड नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली कंडीशन विल बी ट्रीटेड एज फुलफिल्ड। मतलब अगर ये तीनों लिमिट लगातार बैक टू बैक 17-18 के बाद तीनों साल अगर बिलो लिमिट है, तो उस केस में आई मे ऑप्ट नॉट टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये 3 साल खत्म होने के बाद मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को सॉरी ये ऑडिट कमिटी का एप्लीकेशन नहीं है, नॉट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऑडिट कमिटी का एप्लीकेशन नहीं है। तो ये एक पॉइंट हो गया। अच्छा सुनो ना, यहाँ पे ना दूसरा क्या पूछा है कि अगर पीक्यूआर लिमिटेड क्या है, सब्सिडरी है आरएसटी लिमिटेड का जो लिस्टेड कंपनी है, तो उसको अप्लाई होगा क्या? अब देखोगे तो ऊपर क्या बोला, पीक्यूआर लिमिटेड तुम्हारा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। अच्छा, पीक्यूआर लिमिटेड तुम्हारा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, सुनते जाना मेरी बात, ये सेक्शन का रेफरेंस लिख देता हूँ 177। पीक्यूआर लिमिटेड तुम्हारा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए क्या पड़ा था कि अगर वो होली ओन सब्सिडरी है, ज्वाइंट वेंचर है और डोरमेंट कंपनी है, तो उस सिचुएशन में चेन्नई से उसे वो सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। अब पीक्यूआर लिमिटेड अगर नॉर्मल सब्सिडरी होगा तो ऑब्वियसली उसे अप्लाई होगा ये सेक्शन। सब्सिडरी तो दोनों भी हो सकता है, और अगर वो होली ओन सब्सिडरी होगा तो उसको नॉट अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं फिर से, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको मैं फिर से एक बार आपके सामने रखता हूँ कि 17-18 तक उसके लिए ऑडिट कमिटी अपॉइंट करने का रिक्वायरमेंट था, लेकिन उसके बाद ये बोलता 21-22 से मैं इसको रोक सकता हूँ क्या, डिसमेंटल कर सकता हूँ क्या? तो अब देखो 17-18 के बाद अगर लगातार 3 साल तीनों लिमिट के विद इन कर रहा है, तो कहने से वो कर सकता है। अब लिमिट क्या है, अपना पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा, एंड बोरोइंग के लिए 50 करोड़ या उससे ज्यादा नहीं है, मोर देन 50 करोड़ है। तो यार देखोगे तो किसी भी साल में, मतलब वो तीनों साल में 17-18 के बाद बैक टू बैक तीनों साल में पेड अप शेयर कैपिटल उसका 10 करोड़ या उससे ज्यादा नहीं है, उससे कम ही है, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा नहीं है, उससे कम ही है, बोरोइंग एक साल 50 करोड़ है, लेकिन बोरोइंग की लिमिट इज मोर देन 50 करोड़ का बोला है, तो 50 करोड़ से ऊपर नहीं है, मतलब ये तीनों विद इन लिमिट है, लिमिट एक्सीड नहीं कर रहा है, तो इस केस में वो डिसमेंटल कर सकता है 21-22 से। और दूसरा बोला है कि अगर वो अनलिस्टेड पीक्यूआर लिमिटेड जो अनलिस्टेड कंपनी है, ये अगर वो क्या है सब्सिडरी लिस्टेड का, तो उसको अप्लाई होगा क्या? अगर सब्सिडरी है तो देखो नॉर्मल सब्सिडरी तो अप्लाई होगा, होली ओन सब्सिडरी तो अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है? बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है,
ये जो मिस्टर के मुत्तुस्वामी है, ये डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा है 4 कंपनी में, 4 अनलिस्टेड 4 लिस्टेड, अपना 4 लिस्टेड कंपनी, 4 अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, 4 प्राइवेट कंपनी। तो ये ठीक है, मतलब सेक्शन 165 का रेफरेंस दिया, चलेगा, अलाउड है ये। 20 कंपनी तक अलाउड होता है, जिसमें 10 पब्लिक कंपनी अलाउड होता है, ठीक है। बट यहाँ पे तो 10 एक्सीड नहीं हो रहा है पब्लिक, और टोटल 20 एक्सीड नहीं हो रहा है, तो चलेगा। फिर इसके बाद बोला ही हैज ऑब्टेन्ड 2 डायरेक्टर्स, 2 डायरेक्टर रख सकता है क्या? नहीं। याद करो सेक्शन 155 क्या बोलता है, अ पर्सन कैन हैव ओनली 1 डीन, ठीक है, एक से ज्यादा डीन नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर उसने 2 डीन ले लिए, आउट ऑफ द 12 डायरेक्टरशिप ही होल्ड 10 डीन्स with dean allotted to him first and the rest with the dean allotted to him later. He want to surrender one of his dean but to keep all his 12 directorship, क्या करना पड़ेगा? ये तो डीन कौन सा सरेंडर करेगा? आई वुड से कि जो उसका फर्स्ट डीन है वो तो वैलिड है, दूसरा वैसे भी इनवैलिड है, उसको सरेंडर कर दो। फिर बोला क्या प्रोसीजर्स करना पड़ेगा? फिर कुछ नहीं, फिर तुमको अपना एक तो डीन डीएक्टिवेट करना पड़ेगा और उसके बाद तुमको वापस से उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू मेंशन। फिर इसके बाद अगला आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट से क्वेश्चन आया था। ये आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट में 2 पार्टीज मिलके आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना चाहती है। ये क्या 2 पार्टीज को राइट है मिलके आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने का? यस। उन लोग कंसिस्टिंग ऑफ सोल आर्बिट्रेटर मिलके एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना चाहती है और उन लोग ने मैटर रेफर किया है। अच्छा सुनो, इसमें इन लोग ने बोला पहले ओरली बोला, बट आर्बिट्रेशन रिटर्न होना चाहिए। तो बाद में जो रिटर्न अपॉइंटमेंट है ना, वो रिटर्न अपॉइंटमेंट लेटर डेटेड दिया 15/6/19 को, was sent to him which was received on him on 18/6/19। तो 18/6/19 को रिसीव हुआ है। देखो इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी है, बट जो आपके मॉड्यूल में कवर नहीं किया मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। तो 18/6/19 को उसको मिला है। तो क्या नहीं से क्या बोला, डेट ऑन विच द आर्बिट्रल अवार्ड शैल बी मेड। आर्बिट्रल अवार्ड कितने दिन में मिल जाना चाहिए? 12 मंथ्स में। तो ये 12 मंथ्स आप कहाँ से काउंट करोगे? 18/6/2019 से, ठीक है। जिस दिन वो लेटर मिला है वहां से, मतलब रिसीव किया, वहां से आर्बिट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसको मैं बोल दूं कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसेस। कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसेस यहां से कितने टाइम में स्टार्ट हो जाना चाहिए? 12 मंथ्स में स्टार्ट हो जाना चाहिए। फॉर व्हाट पीरियड कैन द पार्टीज बाय कंसेंट एक्सटेंड द पीरियड ऑफ मेकिंग द अवार्ड? अभी ये एक्चुअली तुम्हारे मॉड्यूल में नहीं दिया है, मैं तुमको सिर्फ नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि इसके ऊपर भी सेक्शन प्रोविजंस हैं, और जो बोलता है 6 महीने से एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ्स बट इट इज नॉट कवर्ड इन मॉड्यूल। सो ठीक है, एक आधा पॉइंट आ जाता है, ऐसा ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, एक आधा पॉइंट ऐसा कभी कभी आ जाता है, तो नथिंग टू वरी। चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है SLX इंटरनेशनल लिमिटेड, अ फॉरेन ट्रेड क्रेडिटर having its office New York want to file a petition under IBC 2016 on default of a debtor in India. It's moved a petition under section 9 of the code seeking commencement of insolvency process. The foreign company was not having any office of bank account in India. Because of this, it could not be submitted a certificate from financial institute. याद करो, अब तो अमेंडमेंट आ गया है। एक चेन्नई से अगर कोई ऑपरेशनल क्रेडिटर चेन्नई से एप्लीकेशन कर रहा है, ठीक है, और अगर उसका बैंक अकाउंट इंडिया में नहीं है, ठीक है, अगर उसका बैंक अकाउंट इंडिया में नहीं है, तो क्या लिखा हुआ है? सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंस्टीट्यूट इफ अवेलेबल, यही लिखा है ना, इफ अवेलेबल। इसका मतलब अगर अवेलेबल नहीं है तो आप अगर एप्लीकेशन नहीं भी, अगर आप साथ में अटैच करके नहीं भी दोगे तो चलेगा। यहाँ पे क्योंकि अवेलेबल नहीं है तो आपने अगर उसको इग्नोर किया और स्ट्रेट अवे आपने प्रोसीड किया तो भी चलेगा, ठीक है। तो कहने से अगर अवेलेबल नहीं है इसकी वजह से नहीं फाइल किया, चलेगा, इट इज अ वैलिड एप्लीकेशन, ठीक है। तो चलेगा, इट इज अ वैलिड एप्लीकेशन, अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन। सो बेटा मैंने ना आपको फटाफट एक ग्लिम्स देने का ट्राई किया, एक क्विक अंडरस्टैंडिंग देने का ट्राई किया। एमसीक्यू वाज नॉट अवेलेबल तो वो मैं दे नहीं पाया। अगर आप में से किसी के पास एमसीक्यू होगा, आप प्रोसीड करोगे तो मैं उसके ऊपर भी आपको दे सकता हूँ, बट जितना अवेलेबल पार्ट था उसके ऊपर मैंने डिस्कस किया। पेपर मोटा मोटा ठीक था, बट द ओनली थिंग आई वुड से कि जब पढ़ोगे तो एक जो इंटरनल छोटी छोटी चीजें होती है अब उसको ठीक से पढ़ना जरूरी है, एंड एक प्रॉपर आप एक प्रोविजंस जहाँ जहाँ पे रिलेशंस वगैरह पढ़ते हो पूरे सब्जेक्ट में, उस रिलेशंस को आपको बहुत अच्छे से याद करना जरूरी है। और हमेशा की तरह इकोनॉमिक लॉ, सिक्योरिटी लॉ के मेजॉरिटी क्वेश्चंस स्ट्रेट और सिंपल आए थे। कंपनी लॉ का थोड़ा सा इन लोग घुमा के पूछते, बिकॉज प्रोविजंस पढ़ने में जब इजी होता है तो उसको जब ये क्वेश्चंस पूछते तो थोड़ा सा उसको ट्रिकी बना के पूछने से क्या होता है, एक प्रैक्टिकली पूरा ओवरव्यू कनेक्ट हो जाता है।
So I hope it is useful to you. Thank you very much. God bless you.